Good morning, students. Today we are going to do BSc Part 3rd, BSc Part 3rd topic and physical chemistry. And we have done the operators and types of operators. After that, we are going to do main postulate of quantum mechanics. ओके तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो मुख्य अभिग्रहित हैं, मेन पोस्टुलेट्स हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे. ओके तो पोस्टुलेट नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी स्टेट फंक्शन जो है वो किसी भी फिज़िकल स्टेट को शो करता है टाइम टी पर. ओके मीन्स कोई भी टाइम टी है, मीन्स टाइम 0 2 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, टाइम टी पर कोई भी फिज़िकल स्टेट जो है उसको शो कर सकता है. कौन? स्टेट फंक्शन. ठीक है. और स्टेट फंक्शन को जैसा कि हमने पहले भी कहा कि स्टेट फंक्शन को कैसे शो करते हैं, साई एक्स वाई जेड टी. ओके ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि स्टेशनरी फेज जो स्टेट जो होती है या स्टेट फंक्शन जो है, इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर के फंक्शन है और यहाँ पे टी जो है टी का भी फंक्शन है. ओके तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम यहाँ पे साई टी लिख देते हैं, मीन्स हम स्टेट फंक्शन के अंदर यहाँ पे साई टी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट स्टेशनरी स्टेट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम. ओके बिकॉज टाइम इज stationary here, means you know the time, so it can't change according to the situations. Okay so time is stationary. So if you write psi t, so it means that stationary state means does not depend upon time. Okay it is stationary state. Okay after that something we are doing that in significance of psi. Yet we have not done the significance of psi, but here the some topics related to that topic we will done it after this lecture. Okay so this is not a very hard topic, so you can do yourself, but I will make a video for that. Okay then psi t is the solution of differential equation. Okay so psi, what is psi? Oh, here psi is the सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके तो साई यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अवकलन समीकरण का हल होता है. साई क्या होता है? अवकलन समीकरण जो होती है उसका हल होता है. एंड साई इज़ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन. ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या मतलब हुआ? इट मीन्स इट फॉलोज क्वांटम रूल्स. Okay when psi follows all the quantum rules, so it will called well behaved wave function. Okay means which quantum rules it should follows, like means single valued, psi should be single valued, psi should be finite, and psi should be continuous. means साई को एकल मान होने चाहिए और साई जो है वो सतत होना चाहिए और साई जो है वो फाइनिट होना चाहिए. ठीक है अनंत नहीं होना चाहिए, एक निश्चित मान उसका होना चाहिए. ठीक है तो ये जो 3 गुण हैं या क्वालिटीज़ हैं, इनको हम क्वांटम रूल्स भी बोलते हैं. अगर यहाँ पर साई इसका ये जो साई है वो अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर
इन तीनों रूल्स का फॉलो कर रहा है तो हम इस फंक्शन को या वेव फंक्शन को वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हम अभी पोस्टुलेट 1 ही ले रहे हैं और इसमें हमने अभी तक इतना पढ़ा है कि पोस्टुलेट 1 ये कहता है कि जो स्टेट फंक्शन है वो अगर टी टाइम पर जो है वो फिज़िकल स्टेट को शो करता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि when we differentiate the square of psi, ओके, अगर हम यहाँ पे psi का स्क्वायर ले लेते हैं, psi नहीं ले रहे हैं, psi का स्क्वायर ले रहे हैं, तो क्या होगा, विद होल वॉल्यूम मीन्स हम कंप्लीट वॉल्यूम ले रहे हैं, उसके साथ में हम psi को स्क्वायर में कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डिफरेंशियल, मिलेगा हमें साई स्क्वायर डी टो इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पर हमें साई स्क्वायर डी टो इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है। अगर हम इस साई को मान लेते हैं कि ये साई जो है वो दूसरे साई के स्क्वायर में है बट ये वाला साई अलग है, तो हम इसको स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो इस जगह पे हम जो है इसको अलग तरह से शो करेंगे, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, तो देखिए यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, साई स्क्वायर की जगह पे हमने साई स्टेट लिख दिया है, स्टार लिख दिया है, इसको स्टार बोल सकते हो आप यहाँ पे एक बार, और डी टो इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया है, टी इज इक्वल टू 1 लिख दिया है। सो साई इज एक्स वाई जेड एंड साई स्टार एक्स वाई जेड। यहाँ पे ये वाले एक्स वाई जेड को हमने स्मॉल लिखा है, इसको कैपिटल लिखा है बिकॉज दिस साई इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। Okay, and the psi and psi star is called as complex conjugate. So our first postulate is completed. Okay, and now we are going to do postulate number second. What is postulate number second? Means हमारा अभिग्रहित 2 क्या है? पोस्टुलेट सेकंड हमें ये कहता है कि जितनी भी डायनामिक वेरिएबल्स होती हैं जिनको हम नाप सकते हैं, ठीक है, डायनामिक वेरिएबल्स का मतलब होता है, डायनामिक का मतलब यहाँ पर होता है चलना, ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें। वेरिएबल का मतलब ही है कि जो चेंज हो जाए, जो वो नंबर्स या कुछ भी हो वो चेंज हो जाए, और मेजरेबल का मतलब यहाँ पर है कि उनको हम नाप भी सकें। इसका मतलब वो क्वांटिटीज़ या वो वेरिएबल्स जो मेजरेबल्स हैं और डायनामिक हैं। अब इनका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, वेग, पोजीशन, ठीक है, स्थिति, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कोणीय संवेग और एनर्जी, ऊर्जा, ये सभी डायनामिक वेरिएबल्स हैं और जो मेजरेबल हैं। ओके, तो अब यहाँ पे सेकंड हमारा पोस्टुलेट कहता है कि फॉर एवरी मेजरेबल डायनामिक वेरिएबल देयर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इन क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हर एक मेजरेबल डायनामिक वेरिएबल के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है, मतलब एक संकारक पर्टिकुलर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा सेकंड पोस्टुलेट था। अब देखिए कि ये जो वेरिएबल है ये होते क्या क्या हैं। तो देखिए इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि बीएससी थर्ड ईयर आप लोग एक जो है बनाइए टेबल, और इस टेबल में जैसा मैंने लिखा हुआ है या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने हिसाब से आप अपनी नोटबुक के अंदर टेबल बनाइए और इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, ठीक है। ये याद होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास जो पोस्टुलेट का क्वेश्चन आएगा वो सीधा क्वेश्चन ये आएगा, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री।
ओके। तो आपको एज इट इज़ पोस्टुलेट्स लिखने हैं और ये टेबल्स भी बनानी पड़ेंगी। ओके। तो इसलिए आपको अगर याद है तो आप आराम से अपना क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको डायनामिक वेरिएबल बताए हैं। हमारा सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि प्रत्येक डायनामिक वेरिएबल, फॉर एवरी डायनामिक वेरिएबल देयर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। ओके। तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। स्थिति किस स्थिति में, मीन्स एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, या किसी स्फेरिकल स्थिति के अंदर, या कहीं भी स्थिति में। तो अब आपको कह सकते हैं कि अगर एक्स है तो इसके लिए ऑपरेटर कौन सा होगा, हमें पता है, इसको हम कैप कहते हैं। हमने ऑपरेटर्स के अंदर ये चीज़ पढ़ ली थी। वाई के लिए कौन सा ऑपरेटर है, वाई ऑपरेटर। जेड के लिए जेड ऑपरेटर। ओके, ये बहुत ही बेसिक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हम पोजीशन आर लेते हैं तो इसके लिए आर कैप आ जाएगा। अब हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के लिए, लीनियर मोमेंटम के लिए हम देखते हैं कि पी एक्स है ना। एक्स एक्सिस पर अगर हम मोमेंटम देख रहे हैं तो इसके लिए जो मोमेंटम है वो ये होगा h/2 आई डेल अपॉन डेल एक्स। ओके। पी फॉर पी वाई इट विल बी h/2 आई डेल अपॉन डेल वाई। पी जेड के लिए h/2 आई डी डेल अपॉन डेल जेड। ओके। now you can take a screenshot of it, okay, or you can write by pausing this video for few seconds. Okay, after that we are doing, if we consider p only, then what will be the corresponding operator is I h/2 del, and h/2 I del we can write in this sense. Okay, so angular momentum p is equals to h/2 I r del। ओके। तो अगर आपके पास लीनियर ऑपरेटर आता है तो आपको h/2 आई डेल लिखना है, और अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम आता है तो आपको क्या लिखना है, h/2 आई आर डेल लिखना है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगर एल एक्स लिखा हुआ आता है, अगर हमें ये एल एक्स लिखा हुआ आए तो हम क्या लिखेंगे, h/2 आई, और यहाँ पे हम कहेंगे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, बिकॉज यहाँ पे x लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो y और z एक्सिस है इनमें से घटाएंगे हम इसके मान को इसमें से कम कर देंगे तो हमारे पास x एक्सिस आ जाएगा। वही वाली बात है, डेल अपॉन डेल z लिख दिया, माइनस z डेल अपॉन डेल y लिख दिया। ओके। आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम अभी सेकंड पोस्टुलेट ही कर रहे हैं और वो कहता है कि हर डायनामिक वेरिएबल का क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है, और वो ऑपरेटर हमें याद करना है। ठीक है, हम इसको निकाल चुके हैं इन सबको। ये काइनेटिक एनर्जी है, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थी, उसके अंदर हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाली थी अगर आपको याद हो, या फिर आपने बोहर जो है का मॉडल पढ़ा होगा, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी का जो है डिस्क्रिप्शन होता है। तो हम जो है हमारी बात कर लेते हैं कि हमने क्या किया। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थी हमने, वो याद कीजिए आप, -h²/8π² m del स्क्वायर। ओके, देन ये इसका जो है वो पोस्टुलेट है। तो इसमें पोस्टुलेट जो है उसका ये इसका क्वांटम केमिस्ट्री में इसके जो है पोस्टुलेट नंबर सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी एक डायनामिक वेरिएबल है, इसके लिए अपना एक ऑपरेटर होगा। तो आपने एक चीज़ याद रखिए, आपने ये लिखा था E माइनस वी। ओके, ये लिखा था आपने, इज इक्वल्स टू क्या लिखा था आपने, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये जो एनर्जी है वो आपने ये भी लिखी थी, आप
पीछे जाएंगे, एक वीडियो मेरा जो है उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और साइनोसाइडल वेव इक्वेशन है। साइनोसाइडल वेव इक्वेशन अलग से वीडियो में है, फिर एक वेव इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो उन दोनों में ही हमने जो है ये डिस्क्रिप्शन किया है। -h²/8π² m del² प्लस v आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो है ये किसके बराबर है, तो हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में ही लिखा था कि हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर होता है, हैमिल्टोनियन संकारक, वो क्या होता है। तो हैमिल्टोनियन हमने लिखा था एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, और हमने साई हटा दिया था तो हमने देखा था कि एच ई के बराबर है। मींस हमने कहा था कि जो एच ऑपरेटर है वो एनर्जी जो है उसका ऑपरेटर क्या होगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टोटल एनर्जी का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पर एनर्जी का ऑपरेटर भी देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए कि एनर्जी जो टाइमलेस हो अगर, तो क्या होगा, तो हमें पता है कि हम अगर टी ले लेते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ पर देखिए h/2π del/del t, हम इसका जो है डिफरेंशियल कर देंगे del/del t से, और h/2π del/del t, तो इसको कहते हैं टाइमलेस एनर्जी। ठीक है, इसके लिए संकारक अलग है, इसके लिए ऑपरेटर अलग है, तो इसीलिए आपको ये ऑपरेटर याद रखने होंगे। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए संकारक V कैप है। ठीक है, अब आता है हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 3 जो हमें बताता है, सबसे पहले तो हमें ये बताता है कि ये आइगन वैल्यू क्या होती है। तो हमने ये पीछे थोड़ा सा याद कीजिए आप कि हमने ऑपरेटर्स किए थे, है ना, और हमने ये कहा था कि कोई भी ऑपरेटर जो है वो किसी भी फलन से क्रिया करता है और फिर एक नया फलन देता है और एक नंबर वैल्यू भी देता है। अगर यहाँ पर इस तरह का कोई फंक्शन चल रहा है, मीन्स इस तरह की इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा, ऑपरेटर है, उसने फंक्शन यानी फलन से क्रिया की, फलन से क्रिया करने के बाद एक नंबर वैल्यू आती है, ठीक है, और इसको नंबर वैल्यू भी कह सकते हैं और इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और इसके अलावा सेम फंक्शन आ जाता है। देखिए यहाँ पे मैं बात क्या कर रही हूँ, फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर ने ऑपरेट किया और हमें वही फंक्शन मिल गया। ठीक है, फंक्शन सेम है लेकिन ऑपरेटर की जगह पे नंबर वैल्यू आ जाती है या कोई नई वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये पोस्टुलेट नंबर 3 है और इसको कहेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। आपके पास एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है या आइगन फलन क्या होते हैं, तो आप जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये आइगन वैल्यू जो है ये वाली इक्वेशन आपको याद करनी है। ठीक है, फिर हमने एच साइज इक्वल टू ई साई कहा था, जो पीछे भी अभी मैंने बताया था, हैमिल्टोनियन संकारक, है ना। अब देखिए यहाँ पर पोस्टुलेट नंबर 4 आता है। पोस्टुलेट नंबर देखिए 1 में क्या कहा आपने 1 के अंदर कहा कि जो स्टेशनरी फेज़ होती है उसको हम फिज़िकल स्टेट को स्टेशनरी फेज़ से शो कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम जो है वो डिपेंडेंट नहीं होती है, वो भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे में हमने कहा कि इसमें हर एक वेरिएबल, डायनामिक वेरिएबल के लिए क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जो हमने याद कर लिए। उसके बाद तीसरे में हमने कहा कि एक आइगन वैल्यू इक्वेशन भी होती है, और वो इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, जबकि ऑपरेटर की जगह पे नए उसमें क्या आ जाता है, नंबर वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पोस्टुलेट नंबर 4 ये कहता है इफ़ एनी बॉडी इज़ इन स्टेट साई। ओके, एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो कोई भी पदार्थ है, कुछ भी है, तो उसमें वो साई स्टेट में है, मान लिया आपके पास। ठीक है,
उसकी अवस्था साई अवस्था में है, देन इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू कुड बी गिवन एज। अब इसमें इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कैसे दी जा सकती है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम ए से शो करते हैं, ए बार से, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसमें हमने क्या लिखा, किससे शो कर सकते हैं, साई स्टार अपॉन साई स्टार ए साई डी टी एंड साई स्टार साई डी टी, ओके। तो अपॉन में, तो ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, वो कैसे शो कर सकते हैं हम लोग। तो मोमेंटम जो है, मान लिया पी एक्स है, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी बॉडी पड़ी है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, कुछ भी फिज़िकल कोई भी भौतिक तंत्र है, भौतिक तंत्र हम बात करेंगे। तो भौतिक तंत्र है और उसमें मेरे को पता है कि यहाँ मोमेंटम p है, और मैं क्या कर रही हूँ, x एक्सिस पर उस मोमेंटम को काउंट कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो हमारे पास फॉर्मूला है ऊपर, ठीक है। उस फॉर्मूले में हमने ए की जगह पे हमारा जो भी स्टेट है ना, वो हम लिख देंगे, ठीक है, बाकी वैसा ही रहेगा। तो इसमें देखिए आप, ये क्योंकि हम डी एक्स मानेंगे इसको, है ना, और अवकलन करेंगे तो किसके हिसाब से करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स से। लेकिन आप ये याद रखिए कि इसका ऑपरेटर कौन सा था, पी का, पी एक्स का ऑपरेटर क्या था, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि पोस्टुलेट नंबर सेकंड क्या बताता है कि लीनियर मोमेंटम जो पी एक्स है, इसका ऑपरेटर क्या होगा, एच अपॉन 2πi डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया साई स्टार अपॉन साई स्टार साई डी एक्स, ओके, और यहाँ पे साई डी एक्स, और यहाँ पे ये क्या लिख दिया, पी एक्स के लिए ऑपरेटर लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि हर एक वेरिएबल के लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेटर होता है जिसके थ्रू हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब हमारे पास ये जो आ गई, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। इसी तरह से क्योंकि एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, अगर यहाँ वाई एक्सिस होता तो हम यहाँ पे सब जगह वाई कर देते, ठीक है, बस इतना फ़र्क है। और अगर यहाँ पे पी एक्स की जगह पे कुछ और होता जो वेरिएबल होता, तो हम उसका ऑपरेटर इस जगह पे लिख देते, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मीन्स कि हम ये बता सकते हैं कि लगभग वो किस स्थिति में है और उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम आते हैं हमारे पोस्टुलेट नंबर 5 पर। पोस्टुलेट नंबर 5, postulate number 5, if the value of wave function is written in time and dimensions। अगर हम देखें कि कोई भी वेव फंक्शन है उसको हम टाइम डिपेंडेंट दिखा देते हैं और डायमेंशन में भी दिखा देते हैं, तो अगर हम उसको टाइम और डायमेंशन के अंदर लिखें तो साई आर और टी लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें इस तरह से लिखते हैं, तो मान लिया हमने हैमिल्टोनियन संकारक लिया एच साई, ठीक है। अब एच को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, तो आर के रूप में लिख सकते हैं, एच अपॉन 2πi भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स टी, ठीक है। ये सभी जो है वो क्या है, ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इस पर ये डिपेंड कर रहा है एच, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया, एच अपॉन 2πi डेल अपॉन डेल एक्स साई आर टी, ओके। तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है एच की जगह पे क्या लिख दिया यहाँ पे कि एच अपॉन 2πi डेल अपॉन डेल टी, यानी टी के हिसाब से इसका अवकलन कर दिया। अब हमने क्या किया कि अगर टी के हिसाब से हम आकलन करते हैं तो आर और टी के हिसाब से करेंगे, अगर आर के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, इतना ही फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा हम देखते हैं एच अपॉन 2πi डेल अपॉन डेल टी। आगे सॉल्यूशन जो है हम इसको करते रहते हैं और आगे करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच साई आर टी इज इक्वल टू आई एच अपॉन 2π डेल एक्स अपॉन डेल टी आर। ये चारों जो हैं वो एच के बराबर हैं, ठीक है।
तो इस तरह से जो पाई साई आर और टी है, एक्स वाई जेड टी फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड टाइम, यानी पोजीशन और टाइम दोनों के फंक्शन हैं। ओके।